विज्ञान में अपन दहन और ज्वाला जो छठवां पाठ अपना चल रहा था, उसमें आगे टॉपिक अपन लेते हैं। जैसे कल अपन ने चर्चा की थी कि ज्वाला किस प्रकार से, ज्वाला में किस प्रकार की अपूर्ण दहन होता है, किस भाग में दहन ज्यादा होता है ना। उसके अलग अलग जो भाग है, जो जैसे मध्यम भाग, बीच का भाग जो था मध्यम भाग, ऊपरी भाग जो है बाहर का भाग और नीचे वाला भाग। इसमें सबसे अधिक जो है वो सामान्यतः ऊपर वाला भाग ज्वलनशील ज्यादा होता है। उसमें ज्वाला का तापमान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके बारे में अपन कल बातचीत कर रहे थे। अब आज अपन लेते हैं ईंधन की दक्षता, यानी ईंधन जो है, जैसे ईंधन कौन कौन से, किस प्रकार के ईंधन, इस पे अपन ने कल चर्चा की थी साथ में। ईंधन कौन सा ईंधन अच्छा होता है, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में ईंधन होता है। तो ईंधन के अलग अलग जो रूप है उनके बारे में भी अपन ने कल बातचीत की थी। आज अपन ले रहे ईंधन की दक्षता, अर्थात कौन सा ईंधन बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्वालिटी किसकी अच्छी मानी जाएगी। तो ईंधन जो कम धुआं और कम राख देता है उसको अपन क्या मानते हैं, आदर्श ईंधन के नाम से जानते हैं। तो ईंधन की जो दक्षता होता है उसका उसमें मान दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे पर परस्पर एक दूसरे के विपरीत होंगे। अर्थात जिसका उसमें मान बहुत ही नगण्य होगा, उसका मतलब ईंधन उतना ही वो ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद उसमें मान ज्यादा होगा वो ईंधन उतना ही क्या कमजोर है, क्योंकि उसमें मान अधिक होने का मतलब है उस ईंधन को जब जलाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें से धुआं ज्यादा निकलेगी, राख ज्यादा निकलेगी, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो सकती है। और साथ साथ में कार्बन की मात्रा तो अधिक होगी, परंतु उसमें अशुद्धियां भी बहुत ज्यादा होगी, और अशुद्धियां ज्यादा होने से वो क्या करेगा, धुआं ज्यादा देगा, अर्थात उसका दहन बराबर नहीं होगा। तो उसमें मान जिनके ऊंचे होते हैं वो ईंधन जलने में उतने ही, उसमें मान जिनके जितने न्यूनतम होंगे, जल्दी जो आग पकड़ेगा वो ईंधन उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। और जिसके उसमें मान बहुत नीचे होंगे, इसका मतलब ईंधन क्वालिटी के हिसाब से उतना ही क्या हुआ, खराब है। तो एक प्रकार से ईंधन जो है वो परस्पर एक दूसरे के विरोधी हो गए, परस्पर एक दूसरे से क्या है, दोनों से भिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें मान क्या, किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन होने में जो उसमें हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाएगी, उसका उसमें मान कहलाएगी। यानी इसका मात्रा क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति केजी, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो जैसे पहले ईंधन की दक्षता का मतलब क्या हुआ, ईंधन की दक्षता को उसमें मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दक्षता को किससे प्रदर्शित करेंगे, उसमें मान द्वारा, उसमें मान द्वारा इसको अपन क्या करते हैं, दर्शाते हैं किसको, ईंधन की दक्षता को। अर्थात ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर क्या होंगे, एक दूसरे से भिन्न होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, परस्पर भिन्न होंगे। तो उसमें मान के आधार पर अपन बताते हैं कि ईंधन अच्छा या नहीं है। तो जिनके उसमें मान जैसे देखिए कितनी अच्छी उष्मा देगा, कितनी कम उष्मा देगा, तो उसमें मान क्या आ गया, कोई भी जो ईंधन है उसके 1 किलोग्राम को पूर्ण दहन होने में, यानी 1 केजी का दहन होने में जितनी उष्मा हमें प्राप्त हो रही है वो क्या कहलाएगा, उसका उसमें मान कहलाएगा। तो उष्मा किसमें प्राप्त होगी, आपको किलो जूल में प्राप्त होगी। तो जैसे आपने ईंधन की क्वालिटी देखी, जैसे कोयला है, कोयला अलग प्रकार का ईंधन है, ठोस ईंधन के रूप में इसको अपन मानेंगे, है ना। तो कोयले का जो उसमें मान होता है वो करीबन 25,000 से लेके 30,000 तक होता है, लगभग कितना होता है, 25,000 से लगभग 33,000 तक, 25 से 33,000 के बीच में उसका उसमें मान आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जैसे मान लो मेथेन गैस है, मेथेन गैस का जो उसमें मान होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और करीबन क्या होगा, 50,000 होगा। तो इसका मात्रा क्या होगा, किलो जूल केजी, यानी एक हो गया केजे प्रति केजी, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये इसका क्या होगा, उसमें मान होगा। इसी प्रकार से एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस भी कैसा ईंधन है, द्रव ईंधन है। सीएनजी गैस भी कैसा है, द्रव ईंधन के रूप में। तो सीएनजी और मेथेन का दोनों का कितना है, 50,000 है। इसी प्रकार जो एलपीजी है, एलपीजी का कितना हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55,000 किलो जूल, ये हो गया केजी किलोग्राम के अंदर। तो ये हो गया 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो आपने यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जैसे एलपीजी, मेथेन, सीएनजी, इनके देखिए उसमें मान बहुत ज्यादा है। तो इस उसमें मान जितने अच्छे होंगे उतने ईंधन की दक्षता क्या होगी, अच्छी होगी, उतना ईंधन क्या होगा, दक्ष होगा, अर्थात वो जलाने के हिसाब से अच्छा होगा।
और जितनी मान कम होगी उतनी उसकी दक्षता क्या होगी, कम होगी। जैसे लकड़ी है, कोयला है, कंडे है, ये जो ठोस ईंधन होते हैं इनके उसमें मान कम होंगे, और उसमें मान कम होने का मतलब ये ईंधन कैसे होंगे, क्वालिटी के हिसाब से मेथेन, एलपीजी, सीएनजी इनकी तुलना में कैसे होंगे, कमजोर होंगे। अब जब अपन ईंधन को जलाते हैं, कोई भी ईंधन हो उसको जब जलाया जाएगा तो ईंधन को जलाने पर अर्थात जब ईंधन का दहन होगा, ईंधन का क्या होगा, दहन होगा, ईंधन का दहन होगा, तो दहन होने से क्या होगा, धुआं निकलेगा, कुछ न कुछ उत्पाद बढ़ेंगे। तो ईंधन जब जलेगा तो प्रकाश उत्पन्न होगा, ऊष्मा हमें प्राप्त होगी, साथ में कुछ गैसें भी निकलेगी, है ना, वायुमंडल में जाएगी। तो यह गैसें कैसी होगी, हानिकारक होगी। तो इसका मतलब इसका हानिकारक जो प्रभाव है वो क्या देखने को हमें मिलेगा, किसका, ईंधन के दहन के हानिकारक प्रभाव क्या क्या होंगे, हानिकारक उत्पाद क्या क्या होंगे, पर्यावरण पर किस प्रकार से इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे कोयला है, लकड़ी है, इनको आप जब जलाते हो, लकड़ी या कोयले को आप क्या करते हो, जलाते हो, तो कोयला, लकड़ी, पेट्रोल आदि ये जो कार्बनिक ईंधन है, जिसमें हाइड्रोकार्बन के रूप में या कार्बनिक पदार्थ के रूप में, तो इन कार्बनिक ईंधनों को जब अपन जलाते हैं तो जलाने पर उसमें से थोड़ी बहुत मात्रा में क्या निकलेगी, गैसें भी निकलेगी। और ये लकड़ी का कोयला हो, चाहे लकड़ी हो, है, या कोई अन्य ईंधन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, तो ये जब जलेंगे तो इसमें से सूक्ष्म कण जो निकलेंगे वो खतरनाक प्रदूषक के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये कण जब हमारे वायुमंडल में जाएंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा अपने श्वसन के ऊपर, अर्थात श्वास में दमा जैसी बीमारियां क्या होगी, आपको देखने को मिलेगी। अर्थात इसका सीधा प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ेगा, और इस प्रकार के ईंधन क्या करेंगे, हमारे शरीर में दमा जैसे रोग या श्वास के संबंधी बीमारियां क्या करेंगे, फैलाने का कार्य करेंगे। क्योंकि बारीक बारीक कार्बन के कण, यानी ये जब ईंधन जलेंगे तो बारीक कार्बन के कण क्या होंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, और ये कार्बन के कण क्या करेंगे, वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में हमारे फेफड़ों तक जाएंगे, और फेफड़ों में जाके उनको ब्लॉक करने का काम करेंगे प्रकाश से, जिससे दम घुटने की शिकायत अर्थात सांस उठने की जो तकलीफ है वो आप क्या होगी, आपको देखने को मिल जाती है। इसलिए प्रकार ईंधनों को जब अपन जलाते हैं तो कई बार ईंधन का क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन होने का मतलब पूरा दहन नहीं होता, और अपूर्ण दहन जब होगा तो अपूर्ण दहन में क्या बनेगा, एक देखो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में चली जाएगी, परंतु अपूर्ण जब दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो विषैली गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के प्रभाव में यदि व्यक्ति कुछ लंबे टाइम तक, जैसे मान लो आपका रूम है, रूम में आपने सीढ़ी लगा ली जिसको आप अंगीठी बोलते हो, और गेट क्या कर लिया आपने, बंद कर लिया, और रात को सो गए, तो कई बार क्या होता है आप सोते रह जाओगे उसमें। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़ों तक जाएगी, और हमारे शरीर में जो श्वसन क्रिया हो रही है वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, अर्थात वहां पे क्या बनेगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो बनना चाहिए अपने शरीर में, कौन सा बनना चाहिए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन के माध्यम से क्या बनता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। कौन सा बनता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो वहां पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बन जाएगा, और कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनने से हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ बनेंगे, जिससे हमारी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ उसका विषैला प्रभाव हमारे शरीर में देखने को मिलता है। कई बार यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रवृत्ति को बताइए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रवृत्ति क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे ऑक्सीहीमोग्लोबिन की जगह पे क्या करेगा, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बना लेगा और वो क्या करेगा, हमारे शरीर पर प्रभाव डालने का काम करेगा, दम घुटने से हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार अधिकांश जो ईंधन होते हैं उनको जब अपन जलाएंगे तो जलाने पर पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है वो वायुमंडल में चले जाएगी, और वायुमंडल में जाने के पश्चात वो क्या करेंगे, तो किसी भी ईंधन को अपन जलाएंगे तो चाहे ईंधन टाइप ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, कोई भी ईंधन हो, जलाने पर क्या बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बढ़ेगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पे जाएगी, हमारे वायुमंडल में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, वायुमंडल में। तो वायुमंडल में इसको सोखने का काम करते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे एक ऐसे फैक्ट्री अपनी जो CO2 को क्या करती है, ग्रहण करती है, और ऑक्सीजन क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है।
तो पेड़ पौधों की कटाई यदि ज्यादा होगी, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी वायुमंडल में। दूसरा अपन कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा सड़कों के आसपास में पेड़ पौधे लगे होते हैं, अमूमन आपने देखा कि अधिकतर पेड़ पौधे सड़कों के आसपास खूब मिलेंगे आपको, गवर्नमेंट लगवाती है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को भी वो कम करने का काम करते हैं। तो एक प्रकार से वायुमंडल को स्वच्छ रखने में पेड़ पौधों का योगदान सबसे ज्यादा है। तो वायुमंडल में जो पेड़ पौधे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, परंतु पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं। इन सब की वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ेगी, इसका मतलब वायुमंडल का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा। और वायुमंडल के तापमान को बढ़ने को अपन बोलते हैं विश्व उष्णन या वैश्विक उष्णन के नाम से जानेंगे, ग्लोबल वार्मिंग जिसको अपन बोलते हैं। तो वैश्विक उष्णता जो है वो इससे क्या होगी, बढ़ेगी। तो विश्व उष्णन की समस्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो CO2 है, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें हैं, ऑक्सीजन गैस जो होती है CO2 की तुलना में क्या होती है, हल्की होती है। तो CO2 नीचे रहेगी, ऑक्सीजन क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। O2 ऊपर रहेगी, CO2 क्या रहेगी, नीचे रहेगी। तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी, इसका मतलब CO2 की मात्रा और ज्यादा आ रही है, तो ऑक्सीजन को क्या कर रही है, ऊपर फेंक रही है। तो ऑक्सीजन का डायरेक्ट हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा, कम हो पा रहा है। तो ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, CO2 की मात्रा बढ़ गई, तो CO2 की क्या बन गई, एक मोटी परत बन गई। तो जो सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से टकराने के पश्चात जब उसका पुनः परावर्तन होता है, अर्थात जो वायुमंडल में पुनः लौट के जाता है, इसका मतलब वो जाता है नॉर्मल वे में, परंतु CO2 की मात्रा बढ़ेगी, तो परत मोटी होने से क्या करेगी, प्रकाश को ऊपर जाने से ये रोकने का काम करेगी। तो यहाँ पे नीचे का तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। और तापमान बढ़ने का मतलब नीचे का तापमान बढ़ गया, इसको अपन बोलते हैं विश्व उष्णन। तापमान बढ़ने से पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, पेड़ पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर ज्यादा हो जाएगी, हमारा दम घुटने लगेगा। और तापमान बढ़ने से ध्रुवों की बर्फ क्या होगी, पिघलनी प्रारंभ हो जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ध्रुवों की बर्फ पिघल जाती है। और धीरे धीरे ये जो बर्फ है उसका लेवल जब घटता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा, समुद्रों का लेवल ऊपर हो जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा जब जो निचले भाग है समुद्रों के आसपास के, वो पानी में क्या होंगे, डूब जाएंगे। तो विश्व की आबादी पर भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार कोयला और डीजल, इनका जब दहन होता है तो वहां पे भी क्या बनती है, अन्य गैसें और बनती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, परंतु साथ में क्या बनेगी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस क्या होगी, वहां पे बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अलावा जैसे पेट्रोल जलता है, पेट्रोल भी क्या होता है, जलता है। जैसे आपने सल्फर डाइऑक्साइड की बात की, इनके दहन से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ेगी, इससे हमारा दम क्या होगा, घुटेगा। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होगा, दम घुटेगा। और साथ साथ में ये हमारे मकानों के लिए भी एक संसरण का कार्य करती है। हमारे जो धातु वगैरह उनको भी क्या करती है, संसारित करती है। जैसे ताजमहल का आपने सुना नाम, कि ताजमहल का संसरण हो रहा है, यानी ताजमहल पर एक प्रकार से कैंसर हो रहा है। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में क्या कर रही है, SO2 क्रिया कर रही है। वहां पे देखिए तेल शोधन का कारखाना मथुरा में पास में ही है, उसका प्रभाव उस ताजमहल के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड से हमारा दम घुटता है, इससे भी। दूसरा, पेट्रोल जलता है, तो पेट्रोल जब जलेगा तो पेट्रोल जलने के कारण से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, NO2 गैस वहां पे क्या होगी, बाहर निकलेगी। अर्थात गैस से नाइट्रोजन के क्या बनेंगे, ऑक्साइड बनेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये क्या करेंगे, दोनों आपस में क्रिया करेंगे। और क्रिया करने के पश्चात जब बरसात होती है तो पानी के साथ में ये मिल जाएंगे। और पानी के साथ में मिलने से क्या बनेगा, अम्लों का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, अम्लों का निर्माण हो जाएगा। और ये अम्ल भूमि के ऊपर क्या होंगे, बरसात के पानी के साथ में आएंगे। यानी बरसात का जो पानी है उसका pH मान जो होता है 5.6 से क्या होता है, नीचे आ जाता है। बरसात के पानी का pH मान 5.5 या 5.6 से क्या होगा, नीचे आ जाता है। तो उस प्रकार की बरसात का नाम हो जाता है अम्लीय वर्षा। क्या नाम हो जाएगा उसका, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जो आएगी वो कहां पर आएगी, भूमि पर आएगी। और भूमि पर आने के पश्चात ये क्या करेगी, भूमि की उपजाऊपन क्षमता को नष्ट करेगी।
मकानों पर गिरती है तो मकानों की छतों को क्या करती है, उखाड़ने का काम करती है, उनका संसारण करती है। पेड़ पौधों को ये मारने का काम करती है। जैसे आपने सुना कभी बुढ़े बुढ़े से वो कहते हैं कि बरसात जो खारी हुई है, मिठी हुई, खारी का मतलब अम्लीय बरसात, वो फसल को भी क्या करती है, नष्ट कर देती है। तो पर्यावरण के लिए क्या नुकसानदायक है। तो विश्व उष्णन की जो समस्या हो रही है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही है, अर्थात ईंधनों के दहन से हो रही है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने से जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हमारे जो सामने आ रही है। समुद्र के पानी का लेवल बढ़ रहा है और लेवल बढ़ने से कई आबादी वाले क्षेत्र जो कि समुद्र के आसपास किनारों में या टापू में है वो जलमग्न हो जाएंगे और विश्व के लिए क्या होगी, एक बड़ी समस्या इससे सामने आएगी। तो हमें इसका निदान करना होगा कि हमारे जो ईंधन है उनका अपन कम उपयोग करें, अच्छी दक्षता वाले ईंधन का हमें और विकास करना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है उनके बारे में हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। तो मोटर वाहनों से ईंधन के रूप में जो भी अपन यूज में लेते हैं, डीजल या पेट्रोल या अन्य प्रकार के सीएनजी आदि, उनको अपन अलग अलग प्रकार के ईंधनों के रूप में लेते हैं। तो सीएनजी गैस जो है इन बाकी वालों की तुलना में थोड़ी क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, क्योंकि सीएनजी में सल्फर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण उनकी तुलना में कम होता है। क्यों? क्योंकि सीएनजी में काफी कम मात्रा में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें डीजल पेट्रोल के स्थान पे क्या करना है, सीएनजी का उपयोग करना है। और हमें दूर से कोई बिजली से चलने वाले उपकरण यदि वो तैयार करके उनकी मशीनें पर यूज में ले तो काफी हद तक जो होता है इस प्रकार की प्रक्रिया पर अपन कंट्रोल कर सकते हैं और वायुमंडल में जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसको बचाने का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में एक दो प्रश्न है आपके लिए, जैसे मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग जो है अच्छा क्यों होता है, अभी अपन ने बातचीत की। इसी प्रकार मान लीजिए आप अलग अलग प्रकार के ईंधन काम में ले रहे हैं, उसमें मान उनके अलग अलग है, तो उनके हिसाब से भी प्रश्नों का अपन जैसे उत्तर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज गर्म कर रहे हो, बीकर में कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, अलग अलग बीकर अपने पास में है ना। तो जैसे मोमबत्ती के जैसे मान लीजिए रमेश और सुरेश दो आदमी मान लीजिए, एक रमेश और एक कौन सा सुरेश है। रमेश जो होता है बाहरी ज्वाला से पानी को गर्म कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बीच वाले से कर रहा है, तो जल्दी पानी गर्म किसका होगा, रमेश का होगा। इस टाइप के प्रश्न भी आपका पूछ सकता है और भी छोटे मोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पार्ट का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ, आगे की अपन चर्चा करेंगे बाद में कल। ओके।